नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। साहिबगंज थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप अपराधियों ने सरेआम युवक को मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की हुई मौत। ठंड की दस्तक के साथ ही रफ्तार का कहर शुरू। बोचहा 4 लेन पर कोहरे के कारण बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर लगाए आरोप पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने दिया जवाब। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के समीप अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोलियों से भून दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान राकेश सिंह के 22 वर्षीय बेटे पुष्कर सिंह के रूप में हुई है। फायरिंग के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद युवक को इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा था, लेकिन कांटी पहुंचने पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक पुष्कर के पिता ने बताया कि गोली 2 बाइक सवार बदमाशों ने मारी है। पुष्कर का अपने ससुराल से जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं पूरे मामले को लेकर सीडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि साहिबगंज थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के पीछे आपसी विवाद में कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का लग रहा है। पुलिस सभी एंगल से जांच में जुट गई है। उसको गोली मारा गया है। हम दूसरे जगह से हमको पता लगा कि उसको गोली मार दिया गया। केसरिया में थे, केसरिया के पीछे। क्या लगता है इस हत्या के पीछे का साजिश क्या आपको लगता है? पीछे से कोई जमीनी विवाद या ससुराल का, इसका भी दुश्मनी है शायद। क्या पुलिस से क्या मांग है आपका? पुलिस से मांग है कि इसका सही जो है तो प्रक्रिया होना चाहिए। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। क्या हुआ पर्चे आप उनके कौन हुए? मेरे पिताजी। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। जो मृतक उनका क्या नाम हुआ? साहिबगंज थाना अंतर्गत करीब 12:30 बजे एक लड़का जिनका नाम पुष्कर कुमार है, जो माधव बाजारी गांव के रहने वाले हैं, उनको अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है। इनको जख्मी हालत में पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग घटनास्थल पहुंच करके हम लोग सीसीटीवी कैमरे का जांच कर रहे हैं और जो भी मानवीय और तकनीकी सूचना है हम लोग संकलन कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़ेंगे। ठंड के दस्तक के साथ ही रफ्तार का कहर जारी हो गया। बोचहा थाना क्षेत्र के 4 लेन पर कोहरे की वजह से 2 बस आपस में टकराई। मुजफ्फरपुर में कुहासे की वजह से दरभंगा जाने वाली नेशनल हाईवे पर 2 यात्री बस की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें एक बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना पर बोचहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद किरान से बस को हटाकर आवागमन शुरू कराया गया। अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। घटना बोचहा थाना क्षेत्र के बोचहा चौक के समीप का है, जहां एक यात्री बस मधुबनी से पटना जा रहा था। इसी दौरान कुहासे की वजह से एक बस दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दिया है। इस दौरान दोनों बस क्षतिग्रस्त हो गया। बस सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे। कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच की, लेकिन किसी तरफ से घटना को लेकर पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं किया गया। बोचहा थाना की पुलिस ने बताया कि 2 बस आपस में हल्की टक्कर हुई है, जिसमें बस थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। इस दौरान कुछ यात्री को मामूली चोट लगी है। किसी भी व्यक्ति की हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। किन्हीं के द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गई है। कहाँ जा रहा था? पटना। और लोग कुछ बैठे उन लोग को कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कहीं गया है। आप ठीक है ना? कहाँ से आ रहा था बस?
कहाँ जाना था? क्या परिचय हुआ? क्या मतलब? आपका नाम? और कितने लोग इसमें सवार थे? 20-25 लोग। और सभी लोग सुरक्षित है क्या? चोट फोट आई है? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा मोनू। और ड्राइवर महोदय? दरभंगा मैठी टोल प्लाजा के समीप डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर कंटेनर में बने तहखाने से करोड़ रुपए के विदेशी सिगरेट को जब्त कर लिया। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने मनियारी टोल प्लाजा के समीप यूपी नंबर के कंटेनर से 96 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। जब्त सिगरेट म्यांमार से तस्करी कर गुवाहाटी लाई गई थी। वहां कंटेनर की विशेष तहखाना में रखकर यूपी ले जाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान डीआरआई ने एक तस्कर को भी दबोचा है। वह खुद कंटेनर को ड्राइव कर रहा था। उसकी पहचान यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले नफीस अहमद के रूप में की गई है। डीआरआई उसके मोबाइल का कॉल डिटेल्स और सीडीआर खंगाल रही है। उससे प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर स्थानीय तस्करों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर डीआरआई को गुप्त सूचना मिली थी कि गुवाहाटी से तस्करी कर विदेशी सिगरेट यूपी के मुरादाबाद जा रही है। सूचना के आलोक में टीम ने मनियारी टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी की। इस दौरान यूपी नंबर के कंटेनर को रोका गया। चालक ने पहले कंटेनर को खाली होने का बहाना बनाया। जब उससे सख्ती से खुलवाया गया तो उसके अंदर एक विशेष तहखाना मिला। उसके अंदर सिगरेट के 57 बंडल में 5,50,000 स्टिक बरामद हुई। डीआरआई सूत्रों की माने तो सिगरेट बरामदगी को लेकर तस्करों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। कई पूर्व के हिस्ट्री सीटर तस्कर डीआरआई के रडार पर है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे की जीएम छत्रसाल सिंह और सोनपुर मंडल की डीआरएम विवेक भूषण सूद से अमृत भारत योजना के तहत हो रहे निर्माण और साइट प्लान की जानकारी ली। अधिकारियों को काम को गुणवत्तापूर्ण और तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। जीएम ने कहा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में बनने में अभी करीब 2.5 साल लगेंगे। इसके निर्माण से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ेगा, लोगों के समय की बचत होगी। दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से लौटने के बाद शाम करीब 4:45 बजे चेयरमैन सतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। सबसे पहले जंक्शन से दक्षिणी हिस्से में बने बुकिंग सह इंक्वायरी सिस्टम भवन का निरीक्षण किया। फिर मुख्य टर्मिनल भवन और खाली पड़ी जमीन के बारे में जानकारी ली। इसके बाद एफओबी पर पहुंचे, जहां से जंक्शन के एरियल व्यू देखा। चेयरमैन ने प्लेटफॉर्म पर लगाए गए विश्व स्तरीय मुजफ्फरपुर स्टेशन के 3D मॉडल को देखा। उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट की बारीकी से जानकारी ली। मुजफ्फरपुर स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसा 426 करोड़ का, और यहाँ पे प्रोग्रेस में है। और जैसा मैंने अभी देखा है, जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसा आप मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं, और अभी जो कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो देख करके आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये बेहतरीन स्टेशन, और 426 करोड़ काफ़ी अच्छी राशि है स्टेशन डेवलपमेंट के लिए। और जब ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्पेशली डॉक प्लेटफॉर्म से जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो हमारे पैसेंजर्स, जो लोकल पैसेंजर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा होगी। और काफ़ी ये जो स्टेशन बन रहा है काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। नई योजना जो शुरू नहीं है तब तक कंप्लीट कब तक हो जाएगा सर नया मॉडल? अब देखिए, कम से कम इन सब काम में अभी कम से कम 2.5 साल अभी और लगेंगे, 2.5 ईयर्स पूरा कंप्लीट होने में। शुरू हो जाएगा सर, सुविधाएं क्या क्या बढ़ देखिए, शुरू सबसे पहले कॉन्कोर्स है, फिर अराइवल अलग है, डिपार्चर अलग है सबके लिए। यदि आप जिस तरह से देख रहे हैं अभी, जो आपका कॉन्कोर्स है, ऊपर बैठने के लिए जगह मिलेगी आप लोगों को, यात्रियों को। तो आप यदि पूरे उसमें देखें कि अभी भी ये स्टेशन काफ़ी चौड़ा है, ऐसा नहीं है कि यदि हम देखें तो यहाँ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं और उसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और जैसा कि अभी एक जो छोटी बिल्डिंग अराइवल की बनी हुई है, उसको देख करके आप देख सकते हैं कि शायद मुजफ्फरपुर में ये वो अच्छी बिल्डिंग में आएगी, जिस तरह से आर्किटेक्ट उसका डिज़ाइन किया हुआ है।
ऐसा मेरा मूल्य है। डिसाइड मुजफ्फरपुर यहाँ से कई नई प्रोजेक्ट भी है जो अभी थोड़ी स्लो है। हाँ, उस पे देखिए हम लोग उस पे भी कार्य कर रहे हैं और जितने भी वर्क्स हैं हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। उन सभी कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। एक सर ये अपना सुगौली मुजफ्फरपुर सुगौली न्यू रेल लाइन है जो वैशाली से होती जाती है, वो पहाड़ू और सरिया प्रखंड में आज़ादी के बाद पहली लाइन है और थोड़ा बहुत डिले हो रहा है वो स्टार्ट। चलिए, नहीं, आज भी हमने जीएम साहब के साथ काफ़ी इस पर डिस्कशन किया है और सीईओ कंस्ट्रक्शन को निर्देश भी दिए हैं कि अभी जैसे वर्किंग सीज़न है इसमें काम कराने की हम लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें और समयबद्ध तरीके से इन सब कार्यों को कराया जाएगा। और उम्मीद है कि आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 1752 करोड़ की योजनाओं को पूरा रूप दिया, उसमें से करीबन केवल 224 करोड़ की एक योजना है जो कि सोनपुर बाईपास, जो कि केवल शिलान्यास है और बाकी सब को डेडिकेट किया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी हैं ऑलमोस्ट हम लोग समयबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया। राधा कृष्ण मंदिर रमना निवासी वरुण पर एक गंभीर वित्तीय अपराध का मामला सामने आया है। वर्ष 2019 से अविनाश कुमार सर्राफ से 2 लाख रुपए की चेक बाउंस का मामला न्यायालय में लंबित है। वरुण ने अविनाश से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में दिए गए चेक के बाउंस होने पर यह मामला अदालत में पहुंचा। प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान आरोपी को बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया था, लेकिन यह बेल बॉन्ड टूट जाने के बाद 13 नवंबर 2024 को अदालत ने वरुण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं अविनाश के भाई आशीष सर्राफ ने भी वरुण के खिलाफ 13 लाख रुपए के लेन देन में चेक बाउंस का आरोप लगाया हुआ है। यह मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है और वरुण की वित्तीय व्यवहार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। वरुण वर्तमान में मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है, जिससे यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते इस प्रकरण ने शहर के व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है। वरुण कुमार जो मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष है, 2018 में हमसे 2 लाख रुपया लिए थे दिवाली के आसपास कि हम अपने व्यापार में लगाएंगे, उसके बाद आपको हम 6 महीना में वापस दे देंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे बैंक ऑफ इंडिया का 2 लाख का चेक दिया था, तो उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं वापस मांगते तो क्या कर? सर, उन्होंने मुझे गाली गलौज किया कि बोला कोर्ट कचहरी पुलिस क्या होगा, और उन्होंने कुछ असामाजिक लोगों से मुझे धमकी भी दिलवाई और मेरे छोटे भाई को भी धमकी दिलवाई कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, जाओ तुमको जो करना है कर लो। न्यायालय के शरण में गए? हाँ, उसके बाद न्यायालय के शरण में गए। जब उसको पता चला कि मैंने केस कर दिया, तब उन्होंने कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा मुझे मारने की धमकी और बहुत तरह से मुझे उत्पीड़न किया गया। अभी कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया? कोर्ट के द्वारा अजीत कुमार जज साहब हैं न्यायाधीश, उनके द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। वर्ष 2019 में अविनाश कुमार सर्राफ के द्वारा वरुण कुमार के ऊपर एक चेक बाउंस का मुकदमा किया गया 2 लाख रुपए का, जबकि दूसरा चेक उनके भाई के द्वारा दूसरा चेक का मुकदमा है जो 13.5 लाख रुपए का है। दोनों मुकदमा अलग अलग न्यायालय में चल रहा है, दोनों में अभियुक्त वरुण हैं। अभी तत्काल में जो केस है वह है कंप्लेन केस नंबर 2090-19 अविनाश कुमार सर्राफ बनाम वरुण, जिसमें सारांश पर निश्चित तिथियों से 4-5 निश्चित तिथियों से चल रहा था, लेकिन अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनका बंद पत्र न्यायालय द्वारा खंडित कर दी गई और उनके ऊपर अभी नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने का आदेश पारित किया गया है। गिरफ्तारी का भी आदेश निकाला गया। वही नॉन अवेलेबल वारंट होता है, वह गिरफ्तारी का ही होता है, गैर जमानती वारंट बोला जाता है। उसी में न्यायालय द्वारा उनके गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। क्या नाम है अभियुक्त का? अभियुक्त का नाम है वरुण। पुरानी बाजार के रहने वाले हैं, पुरानी बाजार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं।
इनके ऊपर अनेक न्यायालयों में विभिन्न अलग अलग आदमी के द्वारा बहुत सारे इस तरह के मुकदमे किए गए हैं, जिसमें 2 मुकदमा को तो मैं अब खुद देखता हूं, और भी मुकदमा इनके ऊपर हैं जो लोगों को धोखाधड़ी करके पैसा ले लेना और फिर बाद में उनको ऐसा चेक देना ताकि वह चेक अनादरित हो जाए, बाउंस कर जाए, या फिर उसको पेमेंट रुकवा देना। यही इनकी फितरत है। करीबन मुजफ्फरपुर शहर से करोड़ों रुपए विभिन्न आदमियों से लेकर के उनको गलत ढंग से फंसा के रखे हुआ है, उनको धोखा देके पैसा वसूला गया। किस कब किया गया था? 2019 में इनके ऊपर एक मुकदमा है। एक दूसरा मुकदमा है अविनाश कुमार सर्राफ के भाई के द्वारा, जो श्री मंजूर आलम के न्यायालय में चल रहा है, वो भी 2019 का है। वह 13 लाख रुपए का मुकदमा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। समाहरणालय परिषद के धरना स्थल पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। आजाद समाज पार्टी का आरोप है कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक नहीं पा रही है। आजाद समाज पार्टी ने मुख्य रूप से पारू प्रखंड रूपा हत्याकांड में न्याय दिलाने, भूमि सर्वे में पूर्व भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन का बंदोबस्ती पर्चा दिए जाने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नरेश ने कहा कि हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज प्रदर्शन किए हैं 3 मांगों को लेकर। आज हम लोगों का 5 सूत्री मांगों के लेकर के जो है कि प्रदर्शन रखा गया है, और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। खास करके पारू की जो घटना घटी है उसके बाद से ये लगातार बढ़ते चला जा रहा है, उसमें रोक लगने का नाम नहीं है। दूसरा मामला है कि अभी बिहार सरकार ने भूमि सर्वे का काम शुरू किया है, तो बिहार सरकार ने जो घोषणा की थी कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, तो हम लोगों की मांग है कि सर्वे से पूर्व और हमारे जितने भी भूमिहीन परिवार के लोग हैं उन सभी को 5 डिसमिल जमीन दे दिया जाए। तीसरा मांग है हम लोगों का कि दलित बस्ती में आने जाने का रास्ता जो है कि सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाए। रास्ता नहीं होने के कारण इन लोगों पे सामंतवादी लोगों के द्वारा जुल्म किया जाता है। चौथा मांग है कि जिला प्रशासन हम लोगों के जनसंख्या के हिसाब से प्रशासन में भागीदारी दे हमारे समाज के लोगों की। उसमें भागीदारी नहीं होने के कारण भी हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज यह देखा जा रहा है कि थाना में हमारे लोग रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनका रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 10-10 दिन तक घुमाया जाता है। लास्ट में जब वहां से सूचना हम लोगों को मिलती है, भीम आर्मी और आजाद समाज की पार्टी के लोग जब वहां जाते हैं तब उनका FIR जो है कि स्वीकृत किया जाता है। और कभी FIR दर्ज भी किया गया है तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाते हैं वो लोग, जो कि लगाना चाहिए उन लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है कि क्रम है, ये मुख्य रीजन है, कारण है कि जिला प्रशासन नींद में है, सोई हुई है। आज दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब देखते होइएगा मीडिया बंधु आप लोग कि हर एक दिन कहीं न कहीं बहुजनों के साथ हत्याएं हो रही हैं या मां बहनों के साथ उनकी इज्जत लूटी जा रही है। कहीं न कहीं ये पूरे बिहार में दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति जो जुल्म बढ़ा हुआ है, और थाना में अगर जा रहे हैं तो वहां FIR होती है, लेकिन FIR के बाद कार्रवाई नहीं होती है। अभी जो है एक गार्जियन जयप्रकाश जी, खुशी नाम की एक लड़की पढ़ने आई थी गांव से, उसका मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, लेकिन अपराधी जो है आज घूम रहा है बेल पे। ये कैसी व्यवस्था है? दोषी के सजा नहीं दिलवाओगे तो वो तो फिर वही अपराध करेगा। ये कहीं न कहीं जो है ये जिला प्रशासन और हमारे पुलिस मुखिया SP साहब को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने 1 दिवसीय आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, जितना लोगों का कंप्लेन आ रहा था, घटनाएं
लोग आती हैं एक उम्मीद के साथ, हम जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के पास थाने में, हमारी बात को दबाया जाता है, घटनाएं होती है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। ऐसी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ही उनके गार्जियन, उनके माता पिता उपस्थित है। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में देव दीपावली को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। गुरुवार को देव दीप दीपावली महोत्सव और गंगा महाआरती कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रमेश केजरीवाल ने देव दीपावली महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया कि इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक दीप जलाए जाएंगे। विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र दीप और गंगा महाआरती होगा। साथ अपन पाठशाला बच्चों के द्वारा बनाए गए आकर्षक रंगोली होगा। इसमें ऐसा है कि देव दीप दीपावली का आयोजन हर साल के भांति यहाँ पर सीढ़ी घाट पर भवानी द्वार सीढ़ी द्वार पर मनाया जा रहा है। इसमें गंगा महाआरती का भी आयोजन है और वो 15 तारीख कल 15/11/2024 को 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मनाया जाएगा और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 5000 प्लस दिए जलाए जाएंगे और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और बहुत ही भव्य आयोजन। तो हम लोग इसलिए यहाँ मनाते हैं क्योंकि बनारस के तर्ज पर यह भी एक बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर यह सीढ़ी घाट बना है। इस पे पिछले 4 सालों से मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति इस आयोजन को कर रही है। इस बार और भव्यता और दिव्यता हो, इसके लिए हम लोग 5000, जैसे सर ने बताया, 5000 दिए प्लस गंगा महाआरती करेंगे और इसमें आकर्षक का केंद्र तो आरती रहेगा ही, दीप रहेगा, साथ साथ में बच्चों के द्वारा अद्भुत रंगोली भी रहेगा और इस शहर के विभिन्न सांस्कृतिक संगठन अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति करेंगे, जिसमें सामा चकवा या विभिन्न धार्मिक गीत होंगे और संगीत होंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे और शहर के विभिन्न संगठन के लोग आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए पर लगाए गए आरोप पर एनडीए के घटक दल के नेताओं ने जवाब दिया। गुरुवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के नामांकन के पश्चात मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए सरकार पर लगाए गए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा के चुनाव प्रभारी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए आरोप की 22 वर्षों में देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत का विकास नहीं किया को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों का विवरण तो पलट कर रखे, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत के लिए क्या कुछ किया है। भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू ने कहा, तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में लगाया और नीतीश कुमार जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लालू यादव ने लोगों की जमीन ले ली, इसलिए जमीन सर्वे से उन्हें परेशानी हो रही है। लोजपा रामविलास की जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही का कहना है, सभी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं, जिनसे तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि गलत जानकारी मिल रही है कि राजद उपचुनाव में आगे रहेगा, यह उनकी गलतफहमी है। वहीं जदयू महासचिव सह जिला प्रवक्ता कुंदन सांडिल्य का कहना है कि शिक्षा और शिक्षकों के बारे में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं वह पलटकर अपनी सरकार के फैसले को एक बार देख ले। उनके समय पर ठेके पर शिक्षक बहाल किए जाते थे, 1 साल के बाद उन्हें सेवा विस्तार के लिए जी हजूरी करनी पड़ती थी जब उनका कार्यकाल का विस्तार होता था। विकास पुरुष नीतीश कुमार ने शिक्षा और शिक्षकों के उत्थान के लिए जितना काम किया है वह शिक्षक भूले नहीं है। संगठन के हमारे सभी साथी हैं, प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य
जो हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार हैं, एमएलसी चुनाव अभी चल रहा है, उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, संयुक्त उम्मीदवार हैं हम लोग के, और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं सब लोग लगे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष आए थे, वो अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशन में उन्होंने सरकार पर जम के बरसा। तो उनका तो 15 साल उनके पिताजी और माताजी इस राज्य में शासन सत्ता चलाए, उन्होंने क्या किया 15 सालों में उनको भी पता है। एक बार भी अपने पिताजी के कार्यकाल में जो यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, एक भी उपलब्धि इस बिहार में बता दे कि हमारे पिताजी ने एक स्कूल कॉलेज खुलवाया हो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, आज उस विद्यालय की क्या हालत है और चरवाहा विद्यालय से कौन पढ़ के निकल के क्या हुआ, ये सब जनता को पता है। उनकी बिहार सरकार पर जो शिक्षक की बात करते हैं, वो स्वयं शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, और वो नौकरी की बात, कोई भी नौकरी जो इस देश में है और बिहार में है, एक छोटी से भी छोटी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और वो नौकरी के लिए ढिढोरा पीटते हैं। तो बिहार की जनता ये सब समझती है। जब आते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो है जिस तरह से तांडव मचाते हैं, आज भी देख लीजिए 15 साल में जिस तरह से उन्होंने आपराधिक रूप से सरकार को चलाया, और आज देख लीजिए भारत सरकार का रोड बन रहा है। कहीं भी चौक चौराहे का नाम रखने के लिए उसको सरकार से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उसकी स्वीकृति जरूरी है। अब देख लीजिए कहीं लालू राबड़ी रोड मोड़ है, कहीं तेजस्वी यादव मोड़ है, पूरे बिहार में ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या है ये एजेंडा, क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे लोगों को डराना चाहते हैं? जिस तरह से 15 साल आपने डराया, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। आज तक लालू जी ने किसी दलित पिछड़े को एक आरक्षण दिया हो तो तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। आरक्षण देने का काम और ऊपर बढ़ाने का काम ये नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया। आज महिलाओं को, आज महिला देखिए पुरुषों के साथ बराबर हर विभाग में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप प्रेस बंधुओं को बताना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल सभा था, और उस सभा के दौरान उन्होंने शिक्षकों पे कुछ बात कही। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो शिक्षक भूले नहीं हैं अपनी प्रताड़ना को, अपनी पीड़ा को, जिन्होंने उस शासनकाल में, जो लालू राबड़ी की जो शासनकाल थी, उसमें वो 1500 के वेतन पे काम करते थे, और उस 1500 का वेतन जो था 1 साल के लिए निर्धारित था, और उनको अपने कार्यकाल 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उसी पंचायत के सरकार और पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता था कि सर हुजूर मेरा 1 साल की कार्यकाल को और बढ़ोतरी किया जाए। तो शिक्षा का लगाम और शिक्षकों का लगाम तेजस्वी यादव और उनके परिवार के जो माननीय मुख्यमंत्री थे लालू और राबड़ी जी, उन लोगों ने अपनी लगाम को अपने पास रखा था। वो जैसे चाहते थे शिक्षा को, उस लगाम से वैसे खींचते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और देश से बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के गाँव और सड़कों तक जो विकास हुआ है, ये देखने वाली बात है। अनुकरण करने वाला इस देश में कोई अभी तक आया नहीं है, और हमको लगता है कि इसमें कोई आने वाला नहीं है विकास पुरुष के रूप में। अब आप देखेंगे कि बिहार में कभी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की नहीं होती थी, आज देखिए मैदान भी है और खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, और हमारे जितने भी युवा साथी खिलाड़ी हैं और वो अच्छा से प्रदर्शन और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके अपने अपने देश की तरफ जा रहे हैं। वैसे लोगों को अपने सरकार की तरफ आईना करके देखना चाहिए कि वही सरकार लालू राबड़ी की सरकार थी जिन्होंने तेल में लाठी में तेल पिलाने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलम में स्याही भर के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। उनको इससे सीखना चाहिए। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथियों के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंजीनियर अभिषेक जी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एक शिक्षित नौजवान, जिंदा दिल इंसान और पढ़े लिखे लोगों के साथ, चूंकि यह जो चुनाव है यह पढ़े लिखे लोगों के बीच का चुनाव है, और इसमें पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, ग्रेजुएट मतदाता होते हैं,
मतदाता एकदम माइंड मेकअप कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है, जो काम है, जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, इस विकास के साथ लोग जाना चाहते हैं। और हम लोगों ने भी एकदम ग्रास रूट लेवल पर अपने पार्टी की ओर से तैयारी कर चुके हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इसी क्षेत्र से वो सांसद हैं और उनका भी विशेष आशीर्वाद इंजीनियर अभिषेक जी को प्राप्त है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इनके 15 वर्षों, इनके पिताजी के 15 वर्षों के शासनकाल में जिस तरीके से अपहरण का उद्योग चल रहा था पूरे बिहार में, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। इनके व्यवस्था में उस समय चरवाहा विद्यालय हुआ करता था और उसमें भेड़ बकरियां जाके शिक्षा लेने का काम करती थी, तो वो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो शिक्षण संस्थान है वो सुदृढ़ रूप से बिहार में चल रही है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर अभिषेक जी भारी मतों के अंतर से यहां से ये चुनाव जीतकर तिरहुत निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही एक मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी मुजफ्फरपुर से कि एक व्यक्ति विश्वनाथ चौधरी नाम का व्यक्ति जो सहारा इंडिया का वर्कर है, उसके साथ नाइंसाफी हुआ है। बैरिया का जो फ्रेंचाइजी ब्रांच था, उस ब्रांच में उसके साथ 15 लाख रुपए का गमन हुआ और इसका उसने बाजाप्ता एफआईआर कर रखा है मानवाधिकार आयोग से लेकर। और अपनी उपलब्धि बतावे ना, सर्वे होकर के आज जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, छोटी या बड़ा, उसमें 80% जमीन विवाद से जुड़ा हुआ रहता है। सरकार का एक ईमानदार प्रयास है कि उस विवाद को समाप्त करना। उसमें नुक्ता निकालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने 15 साल के उपलब्धि को तो बताइए। आपके पास तो कोई उपलब्धि है नहीं, तो विपक्ष के नेता है, कुछ बोलना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो बोलेगा जो विपक्ष का कोई भी नेता होगा। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम
हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो वह भी कम कीमतों पर तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। केंद्र सरकार के नीति के विरोध में डाक कर्मचारियों ने प्रधान डाकघर कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में पोस्टमैन का 6 बीट तोड़े जाने, केंद्रीकृत वितरण व्यवस्था में हो रही परेशानियां, डाकिया के लिए कार्य स्थल पर बैठने की व्यवस्था नहीं होना, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि का सही से नहीं होना सहित अन्य प्रकार की समस्याओं के विरोध में आज प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में डाकिया ने कार्य का बहिष्कार किया, जिससे कि वितरण का कार्य पूर्णतः स्थगित रहा। साथ ही भोजन अवकाश की अवधि में प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने लंच और डेमोन्स्ट्रेशन का धरना पर बैठे डाकिया का समर्थन किया। धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस बिहार के प्रमंडलीय सचिव श्री अजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि रमना एवं एमआईटी उप डाकघर वितरण व्यवस्था को प्रधान डाकघर में मर्ज कर दिए जाने की वजह से डाकिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि समय से वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में डाकिया के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अभी नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें दिया गया मोबाइल भी अक्सर खराब रहता है तथा समय से उसका रिचार्ज भी नहीं कराया जाता है, परंतु कार्य करने के दौरान मामूली भूल होने पर भी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दंडित किया जाता है। डाक प्रशासन का रवैया पूर्णतः कर्मचारी विरोधी है। डाकिया तमाम समस्याओं के बावजूद वितरण का कार्य समय से संपन्न करते हैं, परंतु कार्यों के दौरान हो रहे परेशानियों के बारे में डाक प्रशासन का रवैया पूर्णतः मनमानीय पूर्ण एवं कर्मचारी विरोधी है। हमारे साथ परेशानी है कि हम लोग एमआईटी से लाकर यहाँ प्रधान डाकघर में रख दिया गया है, जिससे हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है और बीट में लेटर बांटने में भी परेशानी होती है। पुनः बीट को तोड़ दिया, पुनः बीट सबको तोड़ा जा रहा है, इससे और परेशानी हो रहा है।
बीट को तोड़े जाने के कारण अब तो धरना में बैठे हुए हैं। हाँ। क्या परिचय हुआ? नीलम कुमारी। सर्वप्रथम तो हम डाकिया बंधु का मुजफ्फरपुर पूरे शहर में 3 जगह से वितरण का कार्य होता था, रमना से, MIT से और प्रधान डाकघर से। तो प्रशासन द्वारा इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, जो पीछे आपको लिखा गया है। तो सेंट्रलाइज कर देने से समस्या ये हो गई है, जो रमना से जो डाकिया निकलते थे उनका क्षेत्र उधर कहीं होता था, तो उनका बीट का क्षेत्र नज़दीक होता था, तो जल्दी जल्दी में अपना कार्य का संपादन करते थे। MIT से निकलते थे, उनके साथ भी वही सुविधा होती थी। अब सब लोगों को यहाँ प्रधान डाकघर में लाया गया, तो यहाँ से उनके बीट की शुरुआत की दूरी ही 5 से 6 किलोमीटर हो गई है। तो इस स्थिति में वितरण कार्य तो प्रभावित होगा, इससे जनता भी प्रभावित होगी, कार्यालय का डाक आएगा उसको जाने में भी विलम्ब होगी, साथ साथ हमारे ऊपर भी दबाव बढ़ा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह हुआ, जो सेंट्रलाइज करने के बाद प्रशासन ने हमारे बीट की संख्या को कम कर दिया, जिसकी तैयारी अभी आज से लागू किया गया, जिसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठ गए। तो इससे पहले 1 साल पहले 9 बीट को कम किया गया था। हम लोगों ने आज हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं, जो हमारे बीट को तोड़ा जा रहा है और बीट को तोड़कर काम का लोड बढ़ रहा है और हम लोग उसके दबाव में हैं। और हम लोगों को कहा जा रहा है कि 100% आपको डिलीवरी करना है, नहीं तो सांझ में आपको इंक्रीमेंट रोकेंगे, हम सस्पेंड करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रदोष पर बाबा गरीबनाथ का रंग बिरंगे फूलों से महाश्रृंगार किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रदोष पर मनमोहक फूलों से सजे बाबा गरीबनाथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक महाश्रृंगार के बाद हुई आरती। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी उपरांत त्रयोदशी प्रदोष पर्व पर बाबा गरीबनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कर रंग बिरंगे फूल माला और दीपों से मंदिर के पुजारी पंडित बच्चा पाठक ने किया। इसके बाद धूप दीप से आरती की। इस दौरान शिव तांडव, जटाटवी गल कज्वलह प्रवाह पावित स्थले और काले की शिव के मनाई भो शिव मानते नाही से पूरा बाबा दरबार गुंजायमान हो गया। हर साल के तरह इस साल भी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष तिथि पे, प्रदोष तिथि पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया। सबसे पहले बाबा गरीबनाथ जी को दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान करा के, फिर चंदन का लेप लगा के, अच्छा चढ़ा के, और फिर बाबा गरीबनाथ जी का फूल से महाश्रृंगार हुआ और बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार हुआ। काफी संख्या में भक्त भी जुटे दर्शन करने के लिए और फिर वहाँ प्रसाद का वितरण किया गया। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। वार्ड 40 की जनता कार्यालय में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज जिले की पक्की सराय रोड वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन के कार्यालय में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से कई प्रकार की जांच किए गए, जिसमें CBC, LFT, ब्लड शुगर, KFT, लिपिड, यूरिक एसिड के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। मौके पर वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन ने बताया कि इस कैंप में सभी तरह की जांच के साथ साथ सभी तरह की मुफ्त मेडिसिन भी दी गई है। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज हमारे जनता कार्यालय पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र BMP 6 द्वारा एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जो बिल्कुल ही मुफ्त है, जो बिहार सरकार का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के तब सीनियर डॉक्टर MBBS फिजिशियन भी बैठे हुए हैं। एक बच्चे के वरिष्ठ डॉक्टर है, वो भी शहर के जाने माने वो भी आ रहे हैं। और जितना भी यहाँ पे डॉक्टर बैठ रहे हैं वो सारा मुफ्त है। दवा भी, मेडिसिन मुफ्त है। सारी तरह किस्म के वहाँ पे आप जांच देख रहे हैं वो सब मुफ्त है। तो ये कार्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र BMP 6 के द्वारा चलाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और ये भी लगातार ये कैंप अभी हमारे वार्ड में, और हम ये चाहेंगे जो अन्य वार्ड के भी लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं, वो आकर के यहाँ पे हमारे यहाँ इलाज करा सकते हैं। सुख सुविधा सब चीज की फैसिलिटी है यहाँ पे, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। किन चीजों की जांच की जा रही है? जैसे आपको SGPT हो गया, KFT हो गया, CBC हो गया और लीवर का हो गया, थायराइड का भी है जाँच। सभी जांच निःशुल्क 100% निःशुल्क है।
आगे भी ये आयोजन करते हैं? ये आयोजन हमेशा चलता रहता है हमारे, जब से हम लोग आप लोगों के जनता के आशीर्वाद से हम लोग जब से हमको जीत मिला है तब से इस आयोजन को लगातार कार्यक्रम को चला रहे हैं। कहाँ पे लगाया गया है? ये हमारे जनता कार्यालय वार्ड नंबर 40। नदी बचाओ अभियान के तहत SUI पार्टी कार्यालय में गंगा मुक्ति आंदोलन एवं अन्य साथी संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नदी बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को SUCI पार्टी कार्यालय से गंगा मुक्ति आंदोलन एवं अन्य साथी संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पर्यावरणविद एवं गंगा मुक्ति आंदोलन के संस्थापक अनिल प्रकाश ने बताया कि 28, 29 और 30 नवंबर को गंगा बेसिन पर मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से नदी पर काम करने वाले विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नदी पर कार्य करने वाले संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार राज्य मत्स्यजीवी शाकाहारी संघ लिमिटेड पटना काफेट सह नदी बचाओ अभियान के संयोजक नरेश कुमार सैनी ने बताया कि गंगा बेसिन की समस्या और समाधान पर राष्ट्रीय विमर्श में नदी के किनारे निवास करने वाले किसान, मजदूर, मछुआरे के प्रतिनिधि 28, 29, 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गंगा बेसिन पर होने वाले मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय विमर्श में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने नदियों को अविरल बहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो का नारा लगाया। गंगा बेसिन समस्या और समाधान में एक्सपर्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन जो कम्युनिटीज हैं जो गंगा के किनारे रहती हैं, जैसे मल्लाह समाज और जैसे कि किसान हैं, बहुत सारी किसान जातियां हैं, उनका कटाव हो रहा है वो फरकबराज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से दुर्गति हो रही है, तो वो लोग शामिल होंगे उनके देश भर से और माने उत्तर भारत से। और दूसरा शामिल होगा डोम लोग। अभी मिर्जापुर से लेकर वहां तक डोम लोगों को 30,000 से लेकर 10,000 तक टैक्स लगा दिया था, तो अभी खत्म किया। हमारे एक साथी है नौजवान, उसने 8 दिन आमरण अनशन किया, पानी भी नहीं पिया, 27 साल का लगा है, हरिश्चंद्र केवट। तो वह हजारों लोग जुड़ने लगे। चुनाव होने वाला है, मल्लाहों और इसकी तो वो लोगों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और क्या क्या होने वाली है? और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, विचार विमर्श होगा, संकल्प लिया जाएगा, आगे की योजना बनाई जाएगी। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में आजादी के बाद ऐसी बागवानी लगाई कि हमारे देश पर आज विकसित देश देख रहा। उक्त बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आजाद भारत जब देश बैलगाड़ी युग में था, उस समय वो अंतरिक्ष में जाने की सोच रखे, देश के लोगों को उच्च स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसलिए एम्स की स्थापना करवाई। चूंकि बच्चों के वो दुलारे थे, इसलिए वो शिक्षा को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानें आदि खुलवाए। सकरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेश कुमार राम ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो आधार दी, उसी का प्रतिफल आज विश्व पटल पर भारत की पहचान बनी। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, नेहरू जी देश के औद्योगिक विकास, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक आदि के विकास की ऐसी बीज बोई कि जब हाल में विश्व कोरोना जैसी महामारी त्रस्त थी, तो उनके स्थापित प्रयोगशाला से कोरोना वैक्सीन निर्मित हुई। महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। वह एक महान विभूति थे और देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका थी। अगर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी मिली है, तो उसमें कदम से कदम मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, कमला नेहरू जी, सारे परिवारों का योगदान है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक शिक्षित शिक्षाविद थे, विदेश में उनकी पढ़ाई हुई
और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे और वो अपना सारा संपत्ति देश की आज़ादी में लगा दिए। इवन कि वो कमला नेहरू जी का जो जेवर था वो भी जो है कि आज़ादी में जो है वो दान दे दिए और 14 साल वह कारावास में रहे। बार बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल। इंदिरा जी की जो शादी हुई तो नेहरू जी सूत काट के खादी का साड़ी जो है बनाकर और इंदिरा जी के शादी में वह गिफ्ट किए जेल से ही। तो ऐसे महान विभूति जो इस देश में इसरो और IIT खड़गपुर, एम्स, तमाम माने जो भी शैक्षणिक संस्थान हो या भांगरा डैम हो, ये सब जैसे कि आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।